हेलो बच्चों, तो हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्सेटाइल है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। और एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये यूं तो फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इसे काइनेमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस जिसमें काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस एग्जांपल से समझने वाले हैं। तो एक अच्छा एग्जांपल है, इसको जरूर ध्यान से समझें। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हैविंग अपर हाफ फ्रिक्शनलेस एंड लोअर हाफ रफ. If the block comes to rest at the bottom, again then calculate the coefficient of friction on the lower half segment. तो क्वेश्चन को मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता हूं बच्चों, से बेहतर समझ में आएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन है थीटा, क्वेश्चन में हमें गिवन है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का जो अपर हाफ है ये वाला, ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने का मतलब कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू की वैल्यू हम यहां पर क्या कंसीडर कर लेंगे, 0। बट लोअर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज रफ, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो लोअर हाफ रफ है, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इनफैक्ट क्वेश्चन ही हमारा। कंडीशन क्या गिवन है, एक ब्लॉक है जिसे हमने टॉप से रिलीज किया, तो ये हम m मास का एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, u से हमने 0 से रिलीज कर दिया। अब क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि एग्जैक्टली एट द बॉटम पर, यहां पहुंचते पहुंचते वापस इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, 0। रेस्ट से रिलीज किया, वापस से वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले तो ये एनालाइज करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा की वजह से इस ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे ये फ्रिक्शनलेस वाला ये वाला सेगमेंट खत्म होगा, यहां से फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही फ्रिक्शन शुरू होगा क्या करेगा, वो रिलेटिव स्लाइडिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो ब्लॉक यहां से नीचे जाएगा, तो यहां से फ्रिक्शन एक्टिवेट हुआ। तो अभी तक क्या था, यहां से हमने ब्लॉक को रिलीज किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, जो उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। जब ब्लॉक इस लोकेशन पे पहुंचा तो यहां पर इसके पास दो फोर्सेस लगने लग गए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg sin थीटा लग रहा था, mg sin थीटा वो तो लग ही रहा है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां से कौन लगना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, म्यू mg cos थीटा। ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आता होगा विद द फॉर्मूला म्यू इनटू n। तो ब्लॉक को हमने यहां से रिलीज किया, ब्लॉक यहां से यहां तक आया इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, यहां पहुंचते ही एक और फोर्स आ गया म्यू mg cos थीटा, और डेफिनेटली ये बड़ा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ऑब्जेक्ट यहां जाते जाते रुक जाएगा। तो यहां से क्या शुरू हो जाएगा, रिटार्डेशन। क्यों रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ गया। इस वजह से ब्लॉक की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, एंड फाइनली ब्लॉक विल कम टू रेस्ट एट द बॉटम। कहीं भी रुक सकता था, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है ये कि बिल्कुल टॉप से छोड़ा रेस्ट से, और बिल्कुल बॉटम पर पहुंच के वो रेस्ट पर आ गया। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो लोअर हाफ है उस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। कब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां तक, यहां के बाद वेलोसिटी वापस से क्या होगी, रिड्यूस, और फाइनली ब्लॉक यहां पे क्या आ जाएगा, रेस्ट पे। अब हमें ये बताना है कि म्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अदर मेथड्स को हम यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह, तो 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेंदी हो सकता है क्वेश्चन। लेकिन देखो वर्क एनर्जी थ्योरम की खूबसूरती, कैसे इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, तो क्योंकि अपर हाफ और लोअर हाफ मतलब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, इक्वल, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं मान लेता हूं x। अपर हाफ के लेंथ को मैंने क्या मान लिया, x, और लोअर हाफ के लेंथ को भी मैंने क्या कंसिडर कर लिया, x। इक्वल है क्योंकि। अब आते हैं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, तो मैं यहां लिख देता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। बॉटम पर पहुंच के भी वेलोसिटी क्या हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई बच्चों, 0। के फाइनल पता चल गया, के इनिशियल पता चल गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहता है, वर्क डन
बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। आपको अगर वर्क थ्योरम के बारे में नहीं पता तो फिर से मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक डिस्प्लेस होने में अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो सभी फोर्सेस के वर्क डन का समेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। सभी फोर्सेस के वर्क डन का समेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है और ये थ्योरम सभी तरह के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, वेदर फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सभी तरह के फोर्सेस के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो बस वही कर रहे हैं हम। अब यहां से यहां आने में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो। ग्रेविटी तो लगातार यहां से यहां तक वर्क कर ही रहा है। फ्रिक्शन यहां से शुरू हुआ है तो यहां से यहां तक तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो यहां से यहां के डिस्प्लेसमेंट में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब आओ वर्क डन लिखते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होना चाहिए? mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2x। फोर्स का डाउन द कंपोनेंट क्या होता है? mg sin थीटा। ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2x। इसलिए फोर्स लगातार जो ग्रेविटी वाला लग रहा है वो है mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ? 2x। और क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ, इसलिए वर्क डन क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 0। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा यहां पर इस पर क्या लगने लग जाएगा? फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन का वर्क डन यहां से यहां तक क्या होगा? नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन अप द प्लेन है, डिस्प्लेसमेंट डाउन द प्लेन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री, और ऐसे में फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होना चाहिए? 0, सॉरी नेगेटिव। तो मैंने यहां लिखा माइनस, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज x, के फाइनल भी 0 और के इनिशियल भी 0, इसलिए हमारा के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या हो गया? 0। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। हमने जब ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेट किया तो हमने यहां पर क्या यूज किया? 2x। लेकिन जब हमने फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट किया तो हमने सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट यूज किया। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, क्योंकि वहां तो फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? mg कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, तो सिंपली हमारे पास यहां रह गया 2 sin थीटा, और यहां पर हमने mg कॉमन किया, x कॉमन किया, तो माइनस म्यू cos थीटा ऐसा रह गया इक्वल्स टू 0। अगर हम म्यू cos थीटा को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो म्यू cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां पर हमें मिलेगा 2 sin थीटा। ऐसा होना चाहिए। और क्या पता करना है हमें? म्यू पता करना है। तो इस cos थीटा को डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 2 tan थीटा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये किसी और तरीके से करेंगे तो एक लेंदी क्वेश्चन की तरह ये बन के आता है। इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना हमें आना चाहिए, और जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे तो आप पहली बार में वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जरूर सोचें। उससे आपका 2 स्टेप में क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। फिर से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम को अपकमिंग वीडियोज में समझेंगे। तब तक के लिए इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें।